मित्रों, मेंस पेपर 1 सिलेक्टेड टॉपिक के रिवीजन में हमने आज़ादी के बाद के भारत में नरसिम्हा राव और दीनदयाल को देख लिया। ज्योग्राफी के अंदर लोकेशन फैक्टर्स में लेदर इंडस्ट्री लोकेशन फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और उसको साथ खींचते खींचते नेचुरल फाइबर्स वाला भी देख लिया। अब थोड़ा ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में जाते हैं। चेन्नई फ्लड्स के अनुसंधान में अर्बन फ्लड्स प्रॉब्लम रेमेडीज और ये सेंडाई फ्रेमवर्क पेपर 1 और 3 के लिए। एज यूजुअल सबसे पहले आप प्रश्नों का जवाब खुद से लिखेंगे, फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे और अंत में मॉडल आंसर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है पेपर 1 और 3 के लिए। अर्बन फ्लड्स इन इंडिया आर स्पेक्टर्स ऑफ हैफेजार्ड प्लानिंग रादर देन ऑफ क्लाइमेट चेंज, एग्जामाइन क्रिटिकली। शहरी इलाकों में ये जो बाढ़ आ जाती है ये एक प्रकार का भूत पिशाच है, तो वो क्लाइमेट चेंज के जरिए नहीं आया है बट अव्यवस्थित शहरी आयोजन के कारण आया है। इन अदर वर्ड्स, ये जो शहरी इलाकों में बाढ़ आती है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है बट मानव सर्जित आपदा है। इस प्रकार से कुछ बना के लिखिए। एंड एग्जामाइन क्रिटिकली मतलब कि उसका जो कंक्लूजन फाइंडिंग टाइप का होना चाहिए कि हाँ ये बात सही है कि नहीं सही है, एक प्रश्न। दूसरा पेपर 3 के लिए प्रश्न, सेंडाई फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एज अ प्री रिक्विजिट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिस्कस हाउ इंडिया हैज इम्बाइब्ड दिस एसेंस इन इट्स अपडेटेड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। कुछ वर्षों में ऐसे बेतुके सवाल पूछ लेते हैं कि उतना डिटेल में हमने तैयार भी नहीं किया हो, बट आप मारपीट के इतने पॉइंट्स बनाने की कोशिश करिए कि ये डिजास्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच क्या रिलेशन है, और आप फिर सोच के लिखिए कि भाई भारत ने ऐसा कोई फ्रेमवर्क हो उसे लागू करने के लिए क्या किया हो। पैसों की बात होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, या फिर कि कोई बेजियर होगा उसके सामने हमने कुछ कम करना होगा, बढ़ाना होगा, लाइक दैट। तो आप एक ऐसा जवाब लिखने की कोशिश करिए। फॉर ईच क्वेश्चन यू टेक 8 मिनट्स टाइम। उस प्रकार से आप ये वीडियो को पॉज करें, जवाब लिखिए, फिर रिज्यूम करें एंड वी विल मूव ऑन। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप कि आपने जवाब लिख लिए हैं। ये दो प्रश्न मैंने क्यों पसंद किए, क्योंकि हम पाते हैं कि पेपर 3 के अंदर हर साल कम से कम एक डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रश्न तो आता ही है फ्रॉम 2013, 14, 15। तो प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना अर्बन फ्लड्स। तो अब जैसे जीएसटी का कोई भी प्रश्न हो तो उसकी व्याख्या से शुरुआत करनी है। सेम यू कैन फॉलो फॉर अर्बन फ्लड्स ऑल्सो। कोई भी प्रश्न है, मिटिगेशन पूछ लिया, कॉज पूछ लिया, एडेप्टेशन XYZ, ओरिजिन या डेफिनेशन टाइप का कुछ बनाते हैं। एज सच बाढ़ कैसे आती है हमको पता है, ऊपर से पानी गिरता है, राइट, और जमीन के ऊपर फिर बाढ़ आ जाती है। इस कंसेप्ट को थोड़ा रिफाइन करते हैं। ऊपर से पानी कैसे गिरता है, इट कुड बी मॉनसून, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है, साइक्लोन भी हो सकता है, राइट। तो इवेंट ये है कि सम वेदर फिनोमिना और उसके चलते प्रेसिपिटेशन होता है। देखिए शब्दों में ध्यान रखिए, ऐसा नहीं लिखना है रेन। ज्योग्राफी के अंदर हमने, क्योंकि इन सबको मिला के हम बोल रहे हैं, देयरफॉर वी शुड से वेदर फिनोमिना जिसके चलते प्रेसिपिटेशन आता है। ये एक इवेंट हुआ। अब ये जो पानी जमीन पे गिरा तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और थोड़ा पानी इट विल रन अप टू द नियर बाय वाटर बॉडीज। वो नदी भी हो सकती है, समंदर भी हो सकता है, दरिया भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है। तो मतलब पानी ऊपर से गिरता है, थोड़ा एब्जॉर्ब होएगा, थोड़ा नियर बाय वाटर बॉडीज में चला जाएगा। ये नेचुरल सिस्टम में होता है, तब तो कोई बाढ़ आने वाली है नहीं। लेकिन आईपीसीसी का रिपोर्ट ये बोलता है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के चलते ये जो मानसून, क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन, इन सभी वेदर फिनोमिना उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पहले से बढ़ने वाली है। तो ना वी कैन विजुअलाइज के भाई ये जो पानी पहले पड़ता था उससे ज़्यादा प्लस 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 और बढ़ने वाला है। सो दिस इवेंट ए इज गोइंग टू इंक्रीज। अब वो जो पानी नीचे पड़ा जमीन पे हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन के ऊपर वो पानी आया, तो थोड़ा एब्जॉर्ब होना है और थोड़ा नियर बाय वाटर बॉडी में जाना है। अगर ऐसा ना हो पाए सामान्य प्रकार की कोई प्लेन के ऊपर ग्रामीण इलाकों में, तो हम बोलते हैं कि बाढ़ आ गई, फ्लड्स। और अगर ऐसा शहरी विस्तार में हो जाए, अर्बन ड्रेनेज बेसिन के अंदर हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि भाई अर्बन फ्लड्स हैव अकर्ड। ठीक, इवेंट ये होता है पानी गिरता है, लेकिन इवेंट बी जो होना चाहिए ड्रेनेज बेसिन पे वो कम हो पा रहा है, देयरफॉर फ्लड्स आर कमिंग। तो इतनी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हम एक व्याख्या बनाने की कोशिश करें। अर्बन फ्लड्स अकर व्हेन वेदर फिनोमिना डिलीवर्स मोर प्रेसिपिटेशन देन द कैपेसिटी ऑफ अर्बन ड्रेनेज बेसिन टू रैपिडली एब्जॉर्ब और ट्रांसफर इट। शब्दों में मित्रों ध्यान रखिए, केवल मानसून के चलते ऐसा नहीं लिखना है वेदर फिनोमिना, रेन ऐसा नहीं लिखना है, प्रेसिपिटेशन लिखना है। तो इस प्रकार से अगर पानी एब्जॉर्ब और ट्रांसफर ना हो पाए देन अर्बन फ्लड्स विल अकर। अब बाकी के अपनी जवाब के पैराग्राफ्स में हमने ये दिखाना है
कि यहाँ पर ये हैफेजार्ड प्लानिंग इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। सबसे पहला सबसे आसान कारण, ऊपर से अर्बन ड्रेनेज बेसिन में पानी पड़ता है तो इट शुड एब्जॉर्ब, राइट, लेकिन वी हैव क्रिएटेड दिस जंगल ऑफ सीमेंट एंड आसफाल्ट, तो पानी थोड़ा भी गिरे वो अंदर जमीन के अंदर उसका शोषण हो ही नहीं पाएगा। इम्परमिएबल लेयर हैज बीन क्रिएटेड, सो देयरफॉर थोड़ी है पानी में ये बाढ़ जैसी परिस्थिति का निर्माण होता है। अब ये सीमेंट आसफाल्ट का जो लेयर बन गया है उसके चलते अर्बन हीट आइलैंड का निर्माण होता है। वहां पर फिर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा और हाई इंटेंसिटी रेनफॉल वहां पर गिरेगा। चेन्नई पुणे में ऐसा अवलोकन किया गया है, ऐसा नासा का अवलोकन है। तो ये भी एक प्रकार से अर्बन प्लानिंग की ही खामी है, वरना आपने पूरा नीचे लेयर ऐसे करना था कि थोड़ी थोड़ी जमीन बाकी रहे और पेड़ पौधे हो वगैरह, राइट। सो अर्बन हीट आइलैंड क्या है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बिकॉज लास्ट 2 मेंस एग्जाम के अंदर ही यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछ लिया है। हमने अपने जवाब के लिए एक ही लाइन याद रखनी है कि अर्बन हीट आइलैंड और उसके चलिए हाई इंटेंसिटी रेनफॉल पड़ता है तो वो भी एक बाढ़ का कारण बन जाता है। दूसरी बात, हमने देखा कि भाई ऊपर से पानी गिरता है तो एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ सीमेंट एंड आसफाल्ट, और बाकी का पानी इट शुड रन ऑफ टू द नियर बाय वाटर बॉडीज, नदी, तालाब, समंदर, कुछ भी, वो भी नहीं हो पाता। बिकॉज अब देखिए ये जो रोड बनता है फिर उसका वापस रिपेयरिंग या एक्सपांशन हो रहा हो तो ये लोग पुराना रोड स्क्रैच ऑफ नहीं करते, उसी के ऊपर नया रोड बनाते हैं। तो ये क्या होगा, हर साल फिर रोड की हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी कंपेयर टू द नियर बाय सोसाइटी एंड अदर प्लेसेस, राइट। तो अब आप विजुलाइज करिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हो पानी तो इट विल गेट ब्लॉक, बिकॉज ये एक प्रकार से ब्लॉकेज हो गया। सो रिसर्फेसिंग ऑफ रोड विदाउट स्क्रैपिंग द ओल्ड रोड्स, ये भी एक कारण है। बीच बीच में हम लोग ऐसी नालियां भी बना देते हैं कि पानी वहां से चला जाए, लेकिन फिर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चलते रहता है तो उसी का सारा कचरा उन नालियों को भी ब्लॉक कर देता है। सो इट चोक्स ऑफ द आर्टिफिशियल ड्रेनेज। फिर ये जितने भी पुल, ब्रिज, फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं तो वो भी लेफ्ट से राइट अगर जा रहा हो पानी तो उस नेचुरल ड्रेनेज चैनल को वो ब्लॉक करते हैं। और अगर कहीं रेलवे पटरी बिछा दी तो मतलब कि राम नाम सत्य है, इतना सारा वहाँ पे आजू बाजू झुग्गी झुपड़ी हो जाए कि लेफ्ट से राइट वाटर फ्लो कर ही नहीं सकता। सो लाइक दैट नेचुरल ड्रेनेज चैनल इज मेड ब्लॉक्ड और इम्परमिएबल बिकॉज ऑफ हैफेजार्ड अर्बन प्लानिंग। और देखते हैं ये तमिलनाडु का एलिवेशन मैप है, तो आप पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब वेस्टर्न साइड पे वो ज़्यादा प्रदेश ऊंचा है और अपनी जो राइट हैंड साइड है ईस्टर्न साइड वहाँ पर वो धीरे धीरे ऊंचाई कम होती है और समंदर में वो टच करता है। तो मतलब जितना नदियों का पानी जाएगा, जितना बारिश का पानी जाएगा, इट इज सपोज टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। लेकिन तो अब चेन्नई का प्लानिंग किस प्रकार से होना चाहिए, इस तरह से कुछ होना चाहिए ताकि ये देखिए रोड कैसे जा रहे हैं, दे आर मूविंग द फ्लो ऑफ नेचुरल ड्रेनेज और एलिवेशन, राइट। तो पानी ब्लॉक नहीं होगा और आराम से चला जाएगा। लेकिन इन अर्बन एरियाज वी आर डूइंग द प्लानिंग विथ रेवेन्यू ब्लॉक माइंडसेट कि ये पहले यहाँ पर गांव था तो ये इस प्रकार से उसका शेप बनेगा, या फिर कि जियोमेट्रिक पैटर्न जैसा कोई स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो अब आप समझिए कि लेफ्ट से राइट जब पानी जाएगा तो आप पाएंगे कितने सारे ये रोड और रेल लाइन ऐसा कुछ दिख रहा है। हर एक जगह पे अगर कोई ना कोई थोड़ी झुग्गी झुपड़ियाँ वगैरह होंगी देन इट इज़ गोइंग टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ द वाटर, राइट। तो ये भी एक कि बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग planning with revenue mindset with geometric pattern rather than going for elevation और ये सब चीज़ें को हम ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे भी नेचुरल वाटर फ्लो इज गेटिंग ब्लॉक्ड। अब क्योंकि नेचुरल वे से पानी नहीं जा पाएगा देन यू हैव टू क्रिएट आर्टिफिशियल चैनल्स। आर्टिफिशियल चैनल के दो प्रकार होते हैं, मेजर मतलब कि जो ओवरग्राउंड हो या फिर कि माइनर जो अंडरग्राउंड हो। मेजर के अंदर आएगा नाला और बाकी ऐसे ही जो ढाल में पानी जा रहा है नेचुरल सरफेस ड्रेन्स। माइनर आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल में कौन सी आएगी, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर आपने कोई पाइपलाइन बिछाई है, सेपरेटेड भी हो सकती है, मतलब एक पाइपलाइन ऐसी हो जो कि गटर का पानी वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाए और एक दूसरी पाइपलाइन हो जो कि ये रेन और दूसरा स्टॉर्म वाटर का पानी नियर बाय कोस्टल एरिया, रिवर या समंदर में ले जाए। और या फिर कि ये माइनर प्रकार की चैनल कंबाइंड भी हो सकती है कि एक ही पाइप है जिसमें गटर का भी पानी जाएगा और स्टॉर्म वाटर भी जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल का निर्माण प्लानिंग किया जाता है बट दे आर ऑलवेज इनसफिशिएंट। मित्रों जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो हम लोग रोड को वाइड करते हैं ताकि और ट्रैफिक मूव कर सके, बट वी आर नॉट डूइंग द सेम थिंग विद दिस आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल्स। आप पाएंगे ये फॉर एग्जांपल ये एक नाला जा रहा है, देखिए तो बाजू की ही जो इमारत है उसका कंस्ट्रक्शन का सारा कचरा कैसे वहाँ पर पड़ा है, तो ये तो धीरे धीरे वाइडन होने की जगह छोटा हो रहा है।
तो इस प्रकार से जो माइग्रेशन एनक्रोचमेंट चलता रहता है वो हमें परेशान करता है। यहाँ पर ये माइनर और अंडरग्राउंड प्रकार की ड्रेनेज चैनल की बात करें, ये देखिए ये नीचे से इट वॉज सपोज टू कैरी ऑफ द स्टॉर्म वाटर, पर देखिए उसके ऊपर ही ये किसी ने मकान बना दिया है और कितना सारा कचरा गंदगी वहाँ पर है। तो सपोज अगर इतना क्रॉस सेक्शन होता ये पाइप में पानी जाने का तो आधा तो कचरे से ही भरा है, राइट। सो गार्बेज एंक्रोचमेंट इनके चलते द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड। तो अब इसका क्या दवाई होना चाहिए कि अर्बन लोकल बॉडीज ने नियमित रूप से स्पेशली ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड उसको क्लीन अप करना चाहिए, एनक्रोचमेंट हटाना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट हैव द मनी एंड द मैन पावर। सो दैट इज ऑल्सो फेलियर ऑफ अर्बन प्लानर्स। तो ये अर्बन लोकल बॉडी के पास पैसा और मैन पावर क्यों नहीं है, लास्ट ईयर जो मैंने मेंस रिवीजन कराया था उसके अंदर ML1 P1 में आपको ये कारण मिल जाएंगे। सो बॉटम लाइन इज एक लिटी में लिखना हो कि आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल दे आर गेटिंग चॉक बिकॉज ऑफ गार्बेज एंड एनक्रोचमेंट, और उसके लिए ULB के पास पैसा और मैन पावर नहीं होता है। सो ऊपर से पानी गिरता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता सीमेंट आसफाल्ट के कारण, और इट कैन नॉट ड्रेन ऑफ बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल गेटिंग ब्लॉक्ड। इतना बेसिक आइडिया आ गया। अभी थोड़े सिलेक्टेड केस स्टडी देखते हैं। अर्बन फ्लड्स में भारत के नक्शे में काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब सबसे पहले अपना ये गुजरात, फिर मुंबई, फिर नीचे इस तरफ चेन्नई, फिर थोड़ा ऊपर वेस्ट बंगाल कोलकाता, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, एंड लास्ट में जम्मू कश्मीर एंड हिल स्टेट। यहाँ जो अर्बन फ्लड्स आते हैं उसके इसके अलावा क्या क्या कारण होते हैं। एक कारण हो सकता है कि रेन एंड डैम रिलीज, बारिश आएगी, डैम में बहुत सारा पानी आ जाएगा। अगर आपने डैम नहीं खोला तो जो डैम के ऊपर वाले इलाकों में शहर है उसमें बाढ़ आ जाएगी। सो अपस्ट्रीम एरियाज विल गेट बैक वाटर इफेक्ट, जिसके चलते अर्बन एरिया में फ्लड आएगा। और अगर डैम से पानी छोड़ दिया तो डाउनस्ट्रीम एरिया में फ्लड आ जाएगा। गुजरात के अंदर ये आते रहता है। अपनी साबरमती रिवर, उसके ऊपर दरोई डैम पानी छोड़ा तो अहमदाबाद बह गया 2005 में। अपनी तापी रिवर, उसके ऊपर उकाई डैम पानी छोड़ा, सूरत बह गया 2006 में। उसी प्रकार चेन्नई के अंदर एक अद्यार रिवर है, बैक एंड में कोई चिदम्बरम नाम का डैम है, वहाँ से पानी छोड़ा गया तो वो भी एक कारण रहा है। तो रेन्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ डैम वाटर और नॉट रिलीज ऑफ रेन वाटर, तो उसके चलते भी फ्लड्स आ सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो मैन मेड रीजन। फिर मित्रों ये कोस्टल एरिया में जब भी साइक्लोन आएगा तो वो अपने साथ पानी को भी, समंदर के पानी को ऊपर उठा के खींच के आएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसके कारण भी शहरों में पानी भर जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टॉर्म सर्ज, विच इज कि साइक्लोन लीड्स टू राइज इन सी लेवल, और उसके चलते जो पानी भर जाए दैट इज स्टॉर्म सर्ज। भारत का नक्शा है तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर जितने साइक्लोन आते हैं उसकी अपेक्षा ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी इलाकों में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 2 वर्ष की मेंस में UPSC ने ये भी प्रश्न पूछ लिया है। बट ऑल इन ऑल कि हाँ भाई साइक्लोन के चलते कोस्टल एरिया के अंदर स्टॉर्म सर्ज और अर्बन फ्लड्स कैन अकर। तो अब ये साइक्लोन के जरिए जो फ्लड्स आ रहे हैं उसे रोकने का एक बढ़िया तरीका हो सकता था कि हम मैंग्रोव कवर को बरकरार रखते और बढ़ाते। लेकिन आजकल ये कपिल शर्मा जैसे लोग कॉमेडी कम करते हैं और बंगलों के पीछे मैंग्रोव के पेड़ ज़्यादा काटते हैं। सो उसके चलते भी कोस्टल एरिया में ये जो स्टॉर्म सर्ज और छुटपुट घटनाओं में पानी और अंदर घुसने लगता है। मित्रों मुंबई के अंदर उन्होंने इस प्रकार की स्टॉर्म ड्रेनेज बनाई है और वहाँ पूरा मतलब ज़्यादा बारिश आ जाए तो यहाँ से पानी चला जाए। लेकिन ये तो उल्टा केस पड़ जाता है कि स्टॉर्म सर्ज और ये समंदर का ही पानी बैक में यहाँ घुसने की कोशिश करता है। सो सॉल्यूशन क्या हो सकता था कि ये जो आपने स्टॉर्म ड्रेनेज के जो बनाई हैं वहाँ पर कोई गेट सिस्टम होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई सिस्टम कि पानी बाहर तो जा सके पर अंदर वापस ना आ सके। सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग। ये भी एक खामी है प्लानिंग की। और एक बात, ये जो आउटफॉल या गटर जैसा बनाया है हार्डली 25 mm पर आवर जितनी बारिश हो तभी वो उसको पानी को कैरी कर सकता है। लेकिन हम पाते हैं कि मुंबई में जब एकदम जोरदार बारिश हो तो 900 mm पर 24 आवर्स या इतना हो जाता है। सो दिस आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल्स आर एज सच इनसफिशिएंट। एंड ये मुंबई तो एक प्रकार से 7 अलग अलग टापुओं को जोड़ के बनाया गया है, तो उसका एलिवेशन टोपोग्राफी इस प्रकार का है कि मैंग्रोव वगैरह अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो धीरे धीरे पानी अंदर ही आना बनता है। सो दिस इज ऑल्सो अ मैन मेड फैक्टर। तो हम लोग मित्रों भारत के नक्शे में काउंटर क्लॉक जा रहे थे, गुजरात समझ लिया, मुंबई समझ लिया, अभी आते हैं ईस्टर्न साइड पे, तमिलनाडु, चेन्नई। चेन्नई के अंदर एक तो आसपास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। एक कैनाल है बकिंगहैम कैनाल, 2 मानसून आते हैं, एक साउथ वेस्ट वाला नॉर्थ ईस्ट से जो आता है, और 3 रिवर हैं। सभी के नाम याद नहीं रखने, एक याद रखना बस, अद्यार रिवर।
अब मैंने आपको बताया कि भाई तमिलनाडु का एलिवेशन कुछ इस प्रकार से है कि लेफ्ट हैंड साइड में वो प्रदेश ऊंचा है और राइट हैंड साइड में नीचा है, तो सारा नदी का पानी, बारिश का पानी, इट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, तो अब ये जैसे कि अद्या रिवर का पानी आ रहा है, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आप फॉलो करिए कि समंदर को मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो जो उसका रिवर माउथ था उसका डीसिल्टिंग नहीं हो पाया था, तो वो सारा पानी समंदर में नहीं जा पाया। सो देखिए वो कैसे बैक फ्लो मार के सिटी के अंदर ही घुस गया, ये पूरी चेन्नई प्रदेश को उसने कवर कर लिया। सो डीसिल्टिंग ऑफ द रिवर्स इज नॉट डन ऑन रेगुलर टाइम, प्री मानसून पीरियड में होना चाहिए, जैसे कि बैंकॉक, टोक्यो, सिंगापुर में होता है। हम क्यों नहीं कर पाते? अर्बन लोकल बॉडी के पास पैसा नहीं है, स्टाफ नहीं है, एंड सो ऑन। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन फॉर चेन्नई फ्लड्स। चेन्नई से थोड़ा और ऊपर आते हैं, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप पाएंगे कि ड्यूरिंग अगस्त सितंबर पीरियड फुल मून के दौरान देयर इज टाइडल सर्ज, जिसके चलते ये समंदर से हुगली रिवर और बैकएंड में पानी घुसते घुसते कोलकाता तक आ जाता है, और उसी वक्त बारिश भी ढेर सारी होती है। वैसे ही कोलकाता के अंदर ये जूट इंडस्ट्री और लेदर टैनरीज वो सब को रिवर एरिया के बाजू में ही उन्होंने एनक्रोचमेंट किया हो ताकि जल्दी जल्दी पानी मिल जाए। तो अब थोड़ा भी पानी और घुस जाएगा, इट विल लीड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, और हम बोलेंगे कि ये, बट एक्चुअली दिस इज, देखिए टाइडल सर्ज तो होना ही था, आपने रिवर के एरिया में एनक्रोचमेंट नहीं करना था। सो दैट इज फॉल्टी अर्बन प्लानिंग। कलकत्ता से थोड़ा और ऊपर नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि कई सारे शहर दे आर सेटअप इन द फुट हिल्स ऑफ द प्लेसेस। तो ये देखिए अब चारों तरफ ये हिल्स 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 हैं और बाकी नीचे जो सपाट प्रदेश वहाँ कोई शहर बसा है। सो इन अ वे इट इज़ लाइक सॉकर शेप टोपोग्राफी, रकाबी जैसा। तो ऊपर से चाय गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? रकाबी में, सॉकर में, उससे बाहर तो जाने वाली है नहीं। और उसी वक्त भगवान ना करे लैंडस्लाइड भी हो गया, मान लो कि ये सॉकर शेप था, आजू बाजू की हिल्स और बारिश का पानी आ गया, इट शुड मूव टू सम रिवर नियर बाय, राइट, लेकिन लैंडस्लाइड हो गई और वो जो एक थोड़ी सी भी जगह थी वो भी ब्लॉक हो गई, देन यू कैन जस्ट, भगवान मालिक है। सो सॉकर शेप टोपोग्राफी का ध्यान न रखते हुए शहरों का जो निर्माण हुआ है, दैट इज अ रीजन। अब नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा और ऊपर आते हैं, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हम पाते हैं कि 55% ऑफ द वेटलैंड्स एंड वाटर बॉडीज वहाँ पर एनक्रोचमेंट हुआ है, तो जो भी बारिश बाढ़ कुछ आ गया डूबना ही है। पिछले वर्षों में सेंट्रल वाटर कमीशन कश्मीर के लिए फ्लड फोरकास्ट भी नहीं करा था, सो दैट वाज आल्सो वन रीजन। लेह के अंदर क्लाउड बर्स्ट मतलब कि अचानक से हैवी रेनफॉल किसी एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में आ जाए फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, जैसे कि 1000 mm पर आवर जितना पानी गिर जाए, सो दैट इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगेन ये अगर कोई सॉकर शेप टोपोग्राफी वाले प्रदेश में हो गया और उसी वक्त लैंडस्लाइड भी है और पानी जा नहीं पाएगा, देन वाइड स्प्रेड डिजास्टर विल बी सीन। तो ये भी एक कारण है। यहाँ पर भी मतलब कि सॉकर शेप टोपोग्राफी है, वहाँ पर आपने इतना बड़ा शहर क्यों बसाया है? कहीं और कुछ करना था। उत्तराखंड सुनामी, इसका कारण ये है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे डायनामाइट्स और मशीनरी के जरिए माइनिंग किया जाता है, तो वो ज़मीन, उसका सॉइल स्ट्रक्चर वीक हो गया, उसके अंदर जो पत्थर थे वो भी कंकर हो गए। अब बैक एंड में ग्लेशियर के ऊपर बारिश होती है, बर्फ़ पिघलता है ज़्यादा फास्ट और वो सारा पानी आ जाता है, और क्योंकि ये ज़मीन आपकी नरम हो गई है, पत्थर टूट गए हैं, तो पानी अपने साथ वो सारे कचरा कंकर खींच के ले आता है। अब उसी केस में अब समझिए कि कहीं देहरादून या कहीं पर भी आपने नदी के एकदम पास में कुछ मकान वगैरह बनाए हैं, नदी का पानी ऐसा है जिसके अंदर कंकर भी है, तो ये घिसते घिसते पानी आपके बैंक से जा रहा है, तो वो पूरा और घिस के पूरी सिस्टम को तोड़ देगा। सो लाइक दैट आपका जो भी ऊपर स्ट्रक्चर था इट विल कोलैप्स। और उत्तराखंड की दूसरी एक कम नसीबी ये है कि हर 2 साल में वहाँ पर सीएम बदल जाता है, तो कोई माई बाप है ही नहीं कि सोच के आराम से अर्बन प्लानिंग करे। सो दैट हैज़ लेड टू हैपेजार्ड प्लानिंग, बहुत सारा अर्बन एनक्रोचमेंट, इट इज़ लीडिंग टू दिस डिजास्टर्स। क्या अपने पास अब पर्याप्त मात्रा में डेफिनेशन और माल है कि जिसकी मदद से हम एक जवाब बना सके कि अर्बन फ्लड्स इन इंडिया आर स्पेक्टर्स ऑफ हैपेजार्ड प्लानिंग रादर देन ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो सबसे पहले जवाब का इंट्रोडक्शन क्या करना था, डिफाइन या ओरिजिन उस प्रकार का हमने बना लिया था। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज के जरिए ये ऊपर से पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो यस क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन फिर सेकंड पैराग्राफ से हम चालू करेंगे, बट हैपेजार्ड अर्बन प्लानिंग इज इवन मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अर्बन फ्लड्स एंड अल्टीमेटली, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामाइन था, तो कंक्लूजन अपना फाइंडिंग क्या होगा, सैडली यस कि हाँ क्लाइमेट चेंज तो था बट हैपेजार्ड प्लानिंग के चलते ये खड्डे में गया है। सो सैडली यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा कुछ बनाते हैं।
अगेन इंट्रोडक्शन में ओरिजिन या डेफिनेशन जैसा कि अर्बन फ्लड्स अकर व्हेन वेदर फिनोमिना डिलीवर मोर प्रेसिपिटेशन देन द कैपेसिटी ऑफ अर्बन ड्रेनेज बेसिन टू एब्जॉर्ब और ट्रांसफर इट। अब तो मतलब ये वेदर फिनोमिना, हाँ, तो उसके लिए क्लाइमेट चेंज थोड़े जिम्मेदार हैं। अब उसे थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ में कि आईपीसीसी ने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये रेनफॉल साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ी है। नासा ने बोला है कि भाई अर्बन हीट आइलैंड के चलते पहले से ज़्यादा बारिश की इंटेंसिटी बढ़ी है। सो इंडीड दिस वेदर फिनोमिनाज हैव इंक्रीज द क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, वो बात तो सही है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स हैज़ इंक्रीज, ऐसा करके बिकॉज 1 2 3 4 अब आप बुलेट पॉइंट सेकंड पैराग्राफ बोल के कर सकते हो। एक और खास बात देखिए, अर्बन फ्लड्स हैव इंक्रीज्ड ऐसा नहीं लिख सकते, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स हैज़ इंक्रीज्ड। कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाए, तो फ्लड्स तो ये तो बहुवचन है, प्लूरल, तो हैव क्यों नहीं है, बट क्योंकि फ्रीक्वेंसी दैट इज सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान रखना है। क्या, तो पहले पैराग्राफ ने बोला कि यस क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल, अब दूसरे पैराग्राफ में हम बोलेंगे कि हैपेजार्ड अर्बन प्लानिंग इज इवन मोर रिस्पॉन्सिबल। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर भी पैराग्राफ नहीं, आप बुलेट पॉइंट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कि फॉर एग्जांपल नेचुरल चैनल, और वहाँ पर ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर दो और फिर आप शुरू करो कि भाई प्लानिंग, हमारा रेवेन्यू प्लानिंग है, जियोमेट्रिक शेप में डिजाइन करने की कोशिश करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट दिस एलिवेशन, ब्रिजेस, रोड, एंक्रोचमेंट, तो वो करना नहीं हुआ, इसलिए ये कारण है। देन आर्टिफिशियल चैनल्स, तो हमने पाया कि साइज के अंदर क्रॉस सेक्शन वगैरह में बहुत कम है, क्योंकि ये एनक्रोचमेंट होता है, उसको क्लीन नहीं कर पाते, बिकॉज अर्बन लोकल बॉडीज डोंट हैव एडिक्वेट स्टाफ एंड फंड्स। एक और बात आप देखिए कि अर्बन लोकल बॉडीज पहली बार लिखा तो इनटू ब्रैकेट यूएलबी, अब जितनी बार वापस लिखेंगे तो ओनली यूएलबी चलेगा। फिर हमने ये भी देखा कि डैम से पानी रिलीज हो या ना हो, इट कैन कॉज अर्बन फ्लड्स। हिल एरिया है, वहाँ पर सॉकर शेप टोपोग्राफी, इट कैन कॉज फ्लड्स। कोस्टल सिटी में डीसिल्टिंग नहीं होता, हमने देखा चेन्नई के उदाहरण से, तो वो भी एक कारण है। फिर ये कोस्टल एरिया में जो एनक्रोचमेंट होता है, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन, राइट, टाइडल सर्ज, स्टॉर्म सर्ज, और वहाँ पर भी बहुत सारा हमने मकान बना दिए हैं, सो दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। सो लाइक दैट ह्यूमन फैक्टर्स आर इवन मोर रिस्पॉन्सिबल। अब कंक्लूजन क्या करेंगे, क्रिटिकली एग्जामाइन था तो हम कंक्लूजन यस पॉजिटिव, जो स्टेटमेंट था वो सही था, क्या कि यस अर्बन एरिया के अंदर ये होता है बिकॉज अर्बन एरिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स आर कमिंग, ठीक, एंड सब्सिक्वेंट प्रेशर ऑन लैंड एंड रिसोर्सेज दे हैव रेंडर्ड द अर्बन बॉडीज एंड प्लानर्स टू एड्रेस एवरी प्रॉब्लम ऑन एडहॉक बेसिस, कि आज कुछ हो गया तो उसकी दवाई, कल कुछ होगा उसका सोचेंगे। द अर्बन फ्लड्स आर वन ऑफ द रिजल्टेंट नाइटमेयर्स। वन ऑफ द रिजल्टेंट नाइटमेयर्स मतलब आप देखिए प्रश्न क्या था, स्पेक्टर्स, स्पेक्टर मतलब एक प्रकार का भूत पिशाच, तो वो क्या है, एक प्रकार का दुस्वप्न है, नाइटमेयर, उस हिसाब से हम जोड़ रहे हैं। सो अर्बन फ्लड्स आर वन ऑफ द रिजल्टेंट नाइटमेयर्स। वन ऑफ द क्यों बोला मैंने, क्योंकि और भी नाइटमेयर्स बनते हैं। दिल्ली के अंदर ये स्मॉग की समस्या, गुड़गांव के अंदर ट्रैफिक की समस्या, वो भी कहीं ना कहीं उन सब के पीछे बैकएंड में कारण क्या है कि बहुत सारे माइग्रेंट आ गए, लेकिन अर्बन बॉडीज के पास उतना पैसा, मैन पावर नहीं है, सो दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन एडहॉक बेसिस। एक और बात, ये दिल्ली स्मॉग आए तो वापस अब तैयार करने का मतलब नहीं, क्योंकि पिछले ही साल पूछ लिया था कि ये मुंबई, चेन्नई और दिल्ली के अंदर दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों है। सो मेरा कहने का ये है कि पुराने पेपर देखते रहना ताकि रिवीजन में वापस बेफिजूल का रिवीजन ना किया जाए। ये प्रश्न मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ PDP-USP विद्यार्थियों को लिखने को बोला, और मैंने पाया कि उन्होंने जो एक खामी रह गई, ज़्यादातर विद्यार्थी ये करते हैं कि ये जवाब के अंदर उन्होंने सजेशन के रूप में सारी चीज़ें लिखी। देखिए प्रश्न था कि क्लाइमेट चेंज नहीं हैपेजार्ड प्लानिंग जवाबदार है, तो आपने केवल समस्याओं का वर्णन करना है, समस्याओं का इलाज वहाँ पर नहीं दिखाना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जवाब कच्चा है। खैर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि समस्याओं का निदान बताइए, फॉर एग्जाम्पल व्हाट शुड बी डू टू मिटिगेट अर्बन फ्लड्स, या ऐसा कुछ, सजेस्ट रेमेडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे वगैरह। मिटिगेशन मतलब विंडो की आप मिनिमाइज वाली टैब याद करो, तो मतलब वो क्या करेगा, मिनिमाइज, तो मिटिगेशन मिनिमाइज, हाँ। तो जब भी पूछा जाए किसी भी डिजास्टर का मिटिगेशन, दैट मीन्स कि उसे हम उसका रिड्यूस कैसे करें, रिस्क, उसका डैमेज हम कैसे कम करें, ऐसा कुछ जवाब बनाइए। ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई कमिटी का रिपोर्ट कोट करें, या तो फिर आप विदेशों में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसे अडॉप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कनाडा का वैंकूवर शहर और दूसरे ऐसे शहर, वो लोग
अलग अलग जगहों पे ऑटोमेटिक रेन गॉज इंस्टॉल कर देते हैं ताकि कहाँ पर कितनी बारिश में कितना पानी भरता है उनको तुरंत अंदाजा आ सके। और उसकी मदद से दे प्लॉट IDF ग्राफ्स, दैट इज इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स, इस प्रकार से वो बनाएंगे। और फिर एक डिजिटल मैप के ऊपर सारा डेटा प्लॉट किया जाएगा कि ये यहाँ पर इतना एलिवेशन है, इतना इंटेंसिटी होता है, इतने लोग रहते हैं, ये जोनिंग है वगैरह वगैरह। जैसे कि ये जर्मनी के कोलोन शहर का उन्होंने GIS मैप बनाया है। वहाँ पर आप पाएंगे ये नदी जा रही है तो उस पर इतना एरिया फ्लड प्रोन है, बाकी रेसिडेंशियल एरिया एंड कमर्शियल एंड सो ऑन। तो इस प्रकार का GIS मैपिंग हमने भी करना चाहिए। तो हम एक एक करके मुद्दे बनाते हैं। अर्बन फ्लड का मिटिगेशन कैसे करें? देखिए, मिटिगेशन मतलब मिनिमाइज, तो अब दिमाग में बिठा दीजिए, एम ऐसा कुछ लिखना है। तो मिटिगेशन में सबसे पहला एम होगा मैपिंग। कैसे करेंगे? रेनफॉल मेजर करने के लिए अलग अलग गॉज बना दिए, उससे ये IDF ग्राफ प्लॉट करेंगे, GIS डेटा बनाएंगे, हाई एंड कंप्यूटिंग करेंगे। तो एक एम हो गया। दूसरा एम मतलब मैन पावर, मॉक ड्रिल, ऐसा कुछ सोचिए। मैन पावर में क्या होगा? पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड। फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के पास, क्योंकि इट कम्स अंडर 12th शेड्यूल, और लोकल बॉडीज और स्टेट के पास इतना पैसा नहीं होता, सो दे आर अनइक्विप्ड टू हैंडल द डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उनको और मदद करनी चाहिए। NCC, NSS, नेहरू युवा, NGO, सिविल सोसाइटी, इन सब की भी मदद लेनी चाहिए। इन सब को आप ट्रेन करें, उनको अलग अलग हथियार साधन दे तो अच्छा काम हो सके। सो मिटिगेशन मिनिमाइज करना है हमने डैमेज और रिस्क, तो मैपिंग करेंगे, मैन पावर को बढ़ाएंगे, और मनी चाहिए, राइट? तो अलग अलग साधन वगैरह खरीदने के लिए। लेकिन ये जो मनी आया तो उसका ऑडिट भी होना चाहिए कि ये साधन खरीदे थे और ये अच्छा काम हुआ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ से फंडिंग एक्सप्लोर कर सकती है सरकार। ये सेंडाई फ्रेमवर्क ने ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि अर्बन फ्लड्स के दौरान BPL फैमिली, गरीब लोगों का जो नुकसान होता है वो तो सरकार भरपाई कर देती है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोगों का भी उसमें नुकसान हुआ उसका कोई इंश्योरेंस वगैरह होता नहीं। सो देयर नीड्स टू बी सम मैकेनिज्म फॉर रिस्क ट्रांसफर। मतलब कि ये जो हमारे ऊपर रिस्क है शहरी इलाकों में रहते हैं उसका कोई इंश्योरेंस टाइप का हो। तो यहाँ पर कोई पब्लिक पार्टनरशिप या पूरे सिटी का कोई सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी है वो जो कर रही है वो कंपनी के द्वारा हो, ऐसा कुछ सोचना चाहिए। सो लाइक दैट मनी हैज़ टू बी मोबिलाइज्ड और फिर इन सब में हम लगाएं। अब मैन पावर और मनी की बात आएंगी, देन देयर विल बी अ टर्म कॉल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कोई आदमी एकदम कमजोर है और उसे एकदम ताकतवर बनाना है, तो कैसे करोगे? उसे एक तो पैसा दीजिए, राइट? अलग अलग प्रकार के टूल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए उनके। और जब भी कोई अर्बन फ्लड या कोई भी डिजास्टर हो तो उसके बाद सक्सेस और फेलियर दोनों की ही स्टोरीज का, केस स्टडीज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि ये यहाँ पर फ्लड आया और चेन्नई में ये क्यों असफल रहा, तो फेलियर का भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो हम नहीं करते। और ये पूरा डेटा बना के इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल दी अर्बन लोकल बॉडीज, ताकि वो लेसन वापस रिपीट ना हो। स्कूल में भी सिलेबस में डालना चाहिए और वो कर दिया। मिटिगेशन में और क्या? MMM में हमने देख लिया मैपिंग, मैन पावर, मनी, ठीक। अब आते हैं मटेरियल एंड मीडिया। पैसा है उसकी मदद से कुछ खरीदेंगे क्या? ऐसे बुलडोजर वगैरह जिससे प्री मानसून में डीसिल्टिंग कर सके। फिर ये बिल्डिंग का कोड कुछ बराबर होना चाहिए, बोट होनी चाहिए, टेंट्स, केरोसिन, LPG एंड सो ऑन। तो जितने टर्म्स आए हमको 200 वर्ड्स करने के लिए आप सोच सकते हैं। मीडिया की बात आई तो मीडिया में आप क्या लिखोगे? रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, SMS, इनकी जब मदद से, क्योंकि हमने GIS मैप बनाया है, IDF ग्राफ है, तो जल्दी जल्दी हम सबको अलर्ट अप कर सकते हैं। और मीडिया की बात आएगी तो एथिक्स का भी कोई कोड होना चाहिए कि आदमी अगर बाढ़ में बह रहा है तो उसका फिर शूटिंग मत करो, आप उसको जाके बचाओ। MMM चल रहा था तो मिटिगेशन में मटेरियल, मीडिया। मूवमेंट की बात करें, मतलब मूवमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। कहाँ पर? रेलवे और एयरपोर्ट में, ताकि बाहर से हमें राहत सामग्री और लोग वहाँ पर आ सके मदद के लिए। एंड लास्टली MMM में ये मॉस्किटो, मेडिसिन एंड मुर्दा। सोच सकते हैं आप कि ये डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, कॉलेरा, ये सबसे लड़ने के लिए एक तो मॉस्किटो को हटा दो, अलग अलग मेडिसिन की सुविधा होनी चाहिए। और मुर्दा मतलब डेड बॉडी ऑल्सो, उनका भी निकाल कर दो या और कुछ डिजीज हो जाएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क ने ये भी बोला कि कई बार डिजास्टर में द बॉडीज आर अनआइडेंटिफाइबल, तो उसके लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का भी कोई प्रावधान होना चाहिए। तो ये भी आप सजेशन में लिख सकते हो। सो लाइक दैट अगर कोई भी मिटिगेशन, देखिए ये तो अर्बन फ्लड्स का देखा, उसी प्रकार कोई और डिजास्टर हो MMM करके आप लिख सकते हैं।